बीच में क्वेश्चन बचता जा रहा है जो कम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफरेंट सेल ऑर्बिटली है, तो डिफरेंट सेल ऑर्बिटल की मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं भाई, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और इसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है सेल साइकिल। तो देखो सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं भाई। सेल साइकिल क्या होता है? देखो कोई भी सेल जो होती है, कोई भी सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, उसका एक बेसिक नेचर होता है रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना। एक सेल हमेशा अपनी डॉटर सेल बनाती है। जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में क्या होगा भाई? प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होगा, इस तरीके से बाइनरी फिजन होगा प्रोकैरियोट्स में, और एक सेल से क्या हो जाएगी? दो डॉटर सेल बन जाएंगी ऐसा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल में भी ऐसे क्या होगा? ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें पहले ग्रोथ होगी और इस सेल का साइज बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली दिस सेल आल्सो डिवाइडेड इनटू टू सेल टाइप। ये दो सेल में ऐसे डिवाइड हो जाएगी प्रोकैरियोट सेल, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या होता है? एक कंप्लीट ये साइकिल जिसमें सेल डिवाइड होके डॉटर सेल बनाती है, और फिर डॉटर सेल फिर से ग्रो होके और फिर से ग्रो करती है, और फिर से वो डिवाइड करती है। तो इस कंप्लीट एक साइकिल को बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल। सेल साइकिल ये लिख लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट हमारे नोट्स भी बनते रहेंगे साथ साथ, भैया आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। लिखो सेल साइकिल इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ cell, and this cell could be a prokaryotic cell or a eukaryotic cell। तो अगर हम बात करें तो ये सेल हमारी प्रोकैरियोट्स भी हो सकती है, और ये सेल हमारी यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होता है सेल साइकिल, और यूकैरियोटिक सेल में कैसा सेल साइकिल होता है, हम वो बताने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल में ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन ये साथ साथ होते हैं, टुगेदर एक साथ होते हैं, और इस फेज को बोला जाता है रेप्लिकेशन फेज। रेप्लिकेशन फेज, ठीक है, रेप्लिकेशन फेज। तो ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन का होगा, इसमें साथ साथ होंगे। जो सेकंड फेज आएगी उसमें क्या होगा? क्रोमोसोम की सॉर्टिंग होगी, क्रोमोसोमल sorting in daughter cell, आपसे जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही पूछते हैं, तो फिर भी हम अपना एक समझने के लिए प्रोकैरियोट्स का भी एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की जो सेल है, ये स्टेज है, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन फेज। सेग्रीगेशन फेज, और सेग्रीगेशन फेज के बाद क्या हो जाएगा भाई? जैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पार्ट पे जाएंगे, डॉटर सेल्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? बाइनरी फिशन के, और इसमें होगी साइटोकाइनेसिस, इसमें होगी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये है, पहले ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ होगा, फिर क्रोमोसोमल की सॉर्टिंग होगी डिफरेंट डॉटर सेल्स के अंदर, और जो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होके वो जब दूसरी सेल्स में जाते हैं। जैसे हम अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो पिछली क्लासेस में जो हमने ट्यूबुलिन प्रोटीन पढ़ी थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पढ़ी थी, माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होकर दूसरी सेल्स में जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और उनका सेग्रीगेशन हो जाता है डिफरेंट सेल में, और उसके बाद क्या होता है? बाइनरी फिजन, दो डॉटर सेल बन जाती है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में सेल साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, और वो डिफरेंट स्टेजेस में ब्रेक करते हैं उसको, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेजेस होती है? फर्स्ट होती है G1 फेज, सेकंड होती है S फेज, थर्ड होती है G2 फेज, एंड
फोर्थ होती है भाई इसमें एम फेज। एम फेज, ये चार इसके पार्ट है यूकैरियोटिक सेल साइकिल के। आज हमें इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है और इसमें कौन कौन से रेगुलेशन होते हैं सेल साइकिल में, हमें वो पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसमें मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेल साइकिल में, मेन क्वेश्चन एक तो यहां से आता है भाई, इसका ये वाला क्वेश्चन आता है, इनकी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर होते हैं बच्चों, उनके उसमें आता है। सीयूटी पीजी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कि ऐसे दे देंगे G1 G2 SM, G1 S G2 M, तो इसमें से ऐसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी सीक्वेंस है ये। दूसरा जो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो मेन इंपॉर्टेंट आता है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पे। तो हमें रेगुलेशन भी पढ़ना है आज। तो हमारी ये जो यूनिट है ये पूरी 2 क्लासेस में कंप्लीट होगी, एक आज की क्लास में और एक कल की क्लास में। उसके बाद आएंगे हम आएंगे माइटोसिस और मियोसिस पे। तो एक क्लास में माइटोसिस और मियोसिस में खत्म करूंगा और उसके बाद आ जाएंगे हम सेल सिग्नलिंग पे। और सेल सिग्नलिंग जैसे ही खत्म होगा फिर बच जाएगा कैंसर। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि भाई जो सेल साइकिल है ये है जैसे माइटोसिस और मियोसिस, तो इन पे मैं एक सेपरेट लेक्चर बना के आपको डाल दूंगा, आपको वो देख लेना होगा। ठीक है, और सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, या तो क्वेश्चन इससे आएंगे कि भाई ये बताओ इनका सीक्वेंस क्या है, या फिर इसके रेगुलेशन पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कौन सा रेगुलेशन होता है, यूकैरियोट्स में कौन सा, ज्यादातर यूकैरियोट्स से ही पूछा जाता है। तो चलो इनको एक एक करके शुरू करते हैं भाई, ये क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल साइकिल की डिफरेंट फेजेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भाई, किसी को कुछ डाउट है तो भाई बीच में आप मैसेज करना मेरे को। यूकैरियोटिक सेल साइकिल फेजेस, इसकी कंप्लीट जो इसके नोट्स हैं, नोट्स कल तक अपलोड हो जाएंगे आपके इस पे ऐप पे, और वीडियो मैं आज ही अपडेट कर दूं, आज वाली आज अपडेट कर दूं, कल वाली कल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अगर एक सेल साइकिल को हम ऐसे बनाए, ऐसे एक साइकिल बना लेते हैं ये। तो इस सेल साइकिल में क्या होता है भाई, सबसे जो छोटी फेज होती है वो होती है एम फेज, वो होती है एम फेज, और जो सबसे लंबी होती है वो होती है भाई G1 फेज। इस G1 का नाम है, इस G का मतलब है यहाँ पे गैप फेज। उसके बाद एक उससे शॉर्ट होती है S फेज। एस फेज का नाम है सिंथेसिस फेज। और फिर उसके बाद होती है G2 फेज। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं भाई, ये बड़ी दिखनी भी चाहिए हमारी। This is S phase, this is G1 phase, and this is G2 phase. G2 phase, ठीक है। तो अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें इसमें, तो ये होती है लॉन्गेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, बताओ इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल में। और अगर शॉर्टेस्ट की बात करें तो ये होती है शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज G1 फेज। G1 फेज, इसको गैप 1 भी बोलते हैं भाई, गैप 1 फेज। इस गैप 1 फेज में क्या होगा, इसमें मेनली सेल की ग्रोथ होगी। सेल की क्या होगी, ग्रोथ। जब वो माइटोसिस में यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनी थी ऐसे, एक डॉटर सेल ये और एक डॉटर सेल ये, इस तरीके से। इस G1 फेज में क्या होगा, ये एक साइज अटेन करेगी, ऐसे बड़ा साइज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगी, सेल की ग्रोथ, और यहाँ पे साइज इंक्रीज होगा। मेनली यहाँ पे क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज होगा। साथ में उससे जो नेक्स्ट फेज है दैट इज सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी प्रोटीन चाहिए, इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जैसे हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ही डीएनए रैप होता है ना। तो उनमें सारा यहाँ पे उनका सिंथेसिस होता है यहाँ पे। जैसे कि आरएनए सिंथेसिस होगा, आरएनए सिंथेसिस एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। और भी बहुत सारी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, बट मैं यहाँ पे आपको केवल ये 2 ही बता रहा हूं, आरएनए सिंथेसिस और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस।
क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के सिंथेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे होता है, ठीक है। उसके बाद ये फुली प्रिपेयर्ड है, साइज में इंक्रीज करके फुली प्रिपेयर्ड है, और ये बोले कि चलो भाई अब शुरू कर दो कौन सी फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरी फेज आती है, उसके बाद जो दूसरी फेज आती है वो आती है एस फेज। एस फेज, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो यहां पे डीएनए होगा, जो यहां पे डीएनए होगा वो यहां पे डबल अमाउंट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल अमाउंट में। और यहां पे क्रोमोसोम क्रोमोसोम हैव टू पेयर ऑफ क्रोमेटिड, टू पेयर ऑफ क्रोमेटिड, टू पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स। आपको अपने नोट्स इतनी बार रिवाइज करने हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं ये इतनी बार रिवाइज करने हैं कि आप विद इन 1 आवर आप ये पूरी सेल साइकिल का रिवाइज कर सको। तो जो मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे मैं पढ़ता था अपने टाइम पे, मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट ये था, मैं हर एक नोट्स के ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेता था। और जैसे मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ, मैंने 1 को क्रॉस किया, सेकंड रिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकंड को क्रॉस किया, थर्ड रिवीजन कंप्लीट हुआ, थर्ड को, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब मैं एक किसी भी टॉपिक के मैं 5 बार रिवीजन करता हूं। आज भी मेरी स्ट्रेटजी यही है कि जब भी मैं कोई नई चीज पढ़ता हूं, इवन आपको पढ़ाने से पहले भी मेरा 5 बार रिवीजन होता है। जैसे ही 5 बार रिवीजन हो जाता है वो तो मेरे बिल्कुल ऐसे टिप्स पे हो जाते हैं चीजें। तो आपको भी इनको इतना रिवाइज करना है, इतना रिवाइज करना है, जब आप इनको बार बार याद करोगे तो ये चीजें अपने आप आपके टिप्स पे हो जाएंगी। भाई याद करने का एक सिंपल सा फंडा होता है रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो इसका मतलब आप भूल जाओगे। मैं एलन में कोचिंग लेता था, वहां पे आफ्टर 12th, तो वहां पे हमारे टीचर थे, वो बोलते थे कि रोटी जल्दी क्यों है, क्योंकि वो पलटते नहीं है, पलटते नहीं है। और स्टूडेंट भूलता क्यों, क्योंकि वो भी पलटता नहीं है। तो आपको भूलने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन का एक सिंपल सा फंडा ऐसा बना दो, ठीक है। रिवीजन का सिंपल सा फंडा कैसे बनाना है, जैसे आज आपको सेल साइकिल पढ़ाया, तो आपको स्टार्टिंग क्लास से लेके एंड तक सारा, अब तक सारा रिवाइज करना है, फिर ये क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। सोचो जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो अब तक 5 क्लास हो चुके हैं, तो तुम्हारा 5 बार रिवीजन हो गया होगा। उसको एक टाइम ऐसा आएगा, तुम उसको बस 2 मिनट में ऐसे पलट के तुम खत्म कर दो, अरे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सब मैं ऐसे बताता है, ये सब मैं ऐसे बताता है। तो एक सिंपल सा फंडा होता है ऐसे रिवाइज करने का। तो जब भी नेक्स्ट क्लास में आओ तो पिछली वाली क्लास पूरी पढ़ के आओ, ठीक है। तो फिर आपको अलग से बैठ के कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। चलो वापस आते हैं सिंथेसिस फेज पे। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है भाई, क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, जब जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ऐसा सिंगल ऐसा होता है भाई क्रोमोसोम। और एस फेज में क्या बन जाएगा, इसकी डबलिंग 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐसे बन जाएगी, ये क्रोमोसोम ऐसे बन जाएगा। ये सारा बन गया यहाँ पे। फिर आती है G2 फेज। G2 फेज, इस G2 फेज को बोला जाता है गैप 2 फेज। इसको बोलते हैं गैप 2 फेज। इस गैप में क्या होगा भाई, इस गैप में यहां पे ट्यूबुलिन एंड सेंट्रियोल प्रोटीन सिंथेसिस। भाई हमें पता है कि भाई अब ये क्रोमोसोम ऐसे बन चुके हैं, अब इन क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। और कौन सेपरेट करता है, हमने साइटोस्केलेटन वाली क्लास में बताया था कि यहाँ पे ये 2 पकड़ते हैं इसको, ट्यूबुलिन प्रोटीन आपके अटैच करती है, जो काइनेटोकोर होती है, वो इसको पकड़ते हैं और इसको सेपरेट कर देती है। पहले अलाइन करते हैं एक मेटाफेज प्लेट, फिर इनको सेपरेट कर देती है। तो वो जो ट्यूबुलिन की सिंथेसिस होती है मेजरली, वो यहीं पे होती है G2 फेज में। एंड फाइनली a stage come that is called M phase। M phase, इसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं भाई, माइटोटिक फेज। इसमें क्या होगा भाई, इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो होगा क्रोमोसोम सेपरेशन, और दूसरा होगा फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसमें दूसरा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस।
अब ये जो पूरी सेल साइकिल है, ये पूरी सेल साइकिल है, इसमें इन तीनों फेज को मिला के, यहां से लेके पूरा यहां तक मिला के, इसको बोला जाता है इंटरफेज। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरफेज। और जो ये इतना सा पोर्शन बचा है, इसको बोलते हैं एम फेज। एम फेज, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरफेज। अगर हम इनकी बात करें इंटरफेज की और माइटोटिक फेज की, तो सेल मैक्सिमम टाइम अपने इंटरफेज में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल जो टोटल है उसका सेल साइकिल होता है 24 आवर का, तो उसमें से इंटरफेज होती है 23 आवर की, 23 आवर की, और एम फेज होगी केवल 1 आवर की। तो स्मॉलेस्ट कौन सी हुई? एम फेज हुई, और इंटरफेज क्या हुआ? लार्जेस्ट हुआ। ठीक है, और इंटरफेज में भी अगर लार्जेस्ट पूछे तो ये होती है G1 फेज विच इज अबाउट 11 आवर्स। बताओ भाई, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है सबको? टाइमिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता भैया पे। ओके, तो चलो अब आते हैं भाई इसके रेगुलेशन पे, क्योंकि ये सेल साइकिल है, ठीक है, ये सेल साइकिल है, और इसी से डॉटर सेल्स बनेंगी आगे जाके, और डॉटर सेल में कोई भी मालफॉर्मेशन ना हो, ठीक है, डॉटर सेल में कोई भी मालफॉर्मेशन ना हो, सो दीस सेल साइकिल इज वेरी टाइटली रेगुलेटेड। टाइटली कैसे रेगुलेट होगी? टाइटली रेगुलेट होगी दो चीजों से, या तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको रेगुलेट कर रहा होगा, या फिर सेल के इंटरनल फैक्टर उसको रेगुलेट कर रहा होगा। तो सेल साइकिल, अगर हम रेगुलेशन की बात करें, सेल साइकिल रेगुलेशन की अगर हम बात करें, तो सेल साइकिल रेगुलेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेगुलेशन, एक्सटर्नल रेगुलेशन, और दूसरा होता है भाई इंटरनल रेगुलेशन, इंटरनल रेगुलेशन। अब इनको समझो भाई, एक्सटर्नल रेगुलेशन और इंटरनल रेगुलेशन क्या होगा? एक्सटर्नल रेगुलेशन हमेशा सेल के बाहर से रेगुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगर होंगे तभी सेल ये आगे क्या करेगी? सेल साइकिल आगे बढ़ेगी, अदरवाइज वहां पे अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर जैसे कि सेल की ग्रोथ, और सेल की ग्रोथ की बात करें तो सेल का मतलब के साइज। तो बहुत सारी सेल्स ऐसी भी होती हैं, जैसे ये है ईस्ट है, ईस्ट सेल का अगर सेल का साइज नहीं बढ़ेगा, भाई क्या होता है ईस्ट में? डिवीजन कैसे होता है ईस्ट में? बडिंग होती है। बडिंग में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसमें से ये बड निकल के एक ये दूसरी आ गई, ठीक है, तो दिस इज स्मॉल सेल, दिस इज डॉटर सेल। अब ये पहले बड़ी होगी, इसका अगर सेल का साइज नहीं बढ़ा तो ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, पहले इसका साइज बढ़ के दोबारा से ऐसी सेल बनेगी, और फिर से इसमें दोबारा से क्या होगी? बडिंग होगी। तीसरा जैसे सेल सेल कांटेक्ट, सेल सेल कांटेक्ट। देखो हम लोग लेबोरेटरी में क्या करते हैं भाई, लेबोरेटरी में से कल्चर कल्चर प्लेट बनाते हैं ऐसे, ठीक है, इस कल्चर प्लेट में यहाँ पे सेल्स ग्रो कर रही है। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें, अगर ये कल्चर प्लेट ऐसे फुल हो गई, अगर इसमें बेसिक जो इसका सरफेस है अगर ये फुल हो गया यहाँ पे, तो ये सेल फर्दर डिवाइड करना बंद कर देंगे। क्यों डिवाइड करना बंद कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे सेल सेल कांटेक्ट फुल हो गया है, ठीक है, एक दूसरी सेल को बता रही है कि भाई बेस पे लेयर बन चुकी है, और अब अभी उसमें ट्रिपल ट्रिपल और क्वार्टर लेयर ऐसे नहीं बनेंगी, तो इसको इतना ही बंद करो। वो किससे पता चला? यहाँ पे सेल टू सेल कांटेक्ट से। सो ऑल दिस काइंड ऑफ द सिग्नल्स they came from outside of the cell, therefore they are called external regulation। अब बात करते हैं इंटरनल रेगुलेशन की। तो इंटरनल रेगुलेशन बहुत तरीके के हैं, और यही वो है जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, ठीक है।
अलग अलग जगह पे सेल पे रोक के चेक किया जाएगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो अगले फेज में चले जाओ, और नहीं चल रहा है तो वहीं पे रुक जाओ। जैसे कि सेल साइकिल इनहिबिटर, ठीक है, जो साइक्लिन इनहिबिटर या सीडीके इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल साइकिल इनहिबिटर सेल को रोक सकते हैं कि भाई रुको रुको भाई, अभी अभी ठीक ठाक नहीं चल रही तुम्हारी रेप्लिकेशन, तो उसको रोक भी सकते हैं। तीसरा होती है दो टाइप की प्रोटीन, एक होता है साइक्लिन एंड दूसरा होता है सीडीकेस। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, साइक्लिन एंड सीडीके। इससे हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कहां कौन सी साइक्लिन आ रही है, कौन सा सीडीके आ रहा है। तो इसको मैं अच्छी सी ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा और आप कभी भूलोगे नहीं इसको, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर और इसमें इंटरनल सिग्नल भी होते हैं कुछ, इंटरनल सिग्नल्स लाइक एमपीएफ, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है अभी डिटेल के अंदर, ठीक है। तो चलो एक एक करके इनको शुरू करते हैं भाई। अगर मैं सेल साइकिल रेगुलेशन की बात करूं तो जो सबसे पहला सेल साइकिल रेगुलेशन था, जो सबसे पहला सेल साइकिल रेगुलेशन था, इट वाज स्टडीड इन यीस्ट सेल। इट वाज स्टडीड इन यीस्ट सेल, और यीस्ट सेल में क्या देखा गया, यीस्ट सेल में जो ये एम फेज होती है, ये होती है G1 फेज, दिस इज S फेज एंड दिस इज G2 फेज। तो यहाँ पे एक सबसे पहला चेक पॉइंट आता है, ठीक है, G1 फेज में। इस G1 फेज में जो इसका चेक पॉइंट है उसका नाम है स्टार्ट, उसका नाम है स्टार्ट, ठीक है। तो भाई ये ऐसे कैपिटल में लिखा जाएगा स्टार्ट, दिस इज फर्स्ट सेल साइकिल चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट पे यहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ पे ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट अवेलेबल है कि नहीं है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल, या फिर ये साइज भी देख सकती है, या फिर ये देख सकती है कि भाई मेटिंग हुई है या नहीं हुई है, मेटिंग हुई है या नहीं हुई है सेल में। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ चीजें ठीक ठाक है, तब ये क्या होगा, फर्दर प्रोग्रेशन करके ये कहां पे जाएगी, ये एस फेज के अंदर जाएगी। तो यीस्ट के अंदर जो सबसे पहला जो स्टार्टेड था वो था स्टार्ट, ठीक है। और अगर इनमें कुछ गड़बड़ है, अगर इनमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो ये सेल साइकिल एक और फेज में एंटर कर जाती है, जिसको बोलते हैं जी नोट फेज। जी नोट फेज इसको बोला जाता है भाई जी नोट फेज। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन स्टेज है ये, ठीक है, क्वेश्चन स्टेज है। यहाँ से आगे अपना सेल अरेस्ट हो जाएगी, इतना ही साइज रहेगा इसका, मेटाबॉलिकली यहाँ पे एक्टिवेट रहेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी, इसमें आरएनए सिंथेसिस होती रहेगी, काम सेल करती रहेगी, बट सेल आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी अगर इनमें से कुछ चीजें नहीं है तो। वही अगर हम मल्टी सेलुलर, अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में क्या होगा भाई, ह्यूमंस में इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, ह्यूमन सेल की अगर बात करें हम, तो इसी पॉइंट को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। फॉर एग्जांपल दिस इज एम फेज, दिस इज एस फेज, G1 एंड G2। तो यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे आ जाता है एक जी नोट फेज, इसको क्वेश्चन फेज भी बोल सकते हैं, या इसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। और इस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से फिर सेल कहां एंटर कर जाएगी, जी नोट फेज में एंटर कर जाएगी, ठीक है। बहुत सारी सेल्स ऐसी भी होती हैं अपनी बॉडी में जो जी नोट फेज में रहती हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे देखो एक बार न्यूरॉन अगर बन गई, जैसे जो जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम छठे दिन पे, 6th डेज पे उसकी छठी मनाते हैं, ठीक है। अपने गांव में तुमने देखा होगा कि 6th डे पे एक सेलिब्रेशन करते हैं। तो उस सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, उस सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि 6th डे पे बच्चे का नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट पे एक बार जितनी न्यूरॉन्स बॉडी में बन गई, उतने ही न्यूरॉन्स उसकी आजीवन ऐसे रहती है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स में क्या होता है भाई, ये न्यूरॉन्स कहां पे एंटर कर जाते हैं, जी नोट फेज में एंटर कर जाते हैं, और हमेशा उसी स्टेज पे रहते हैं। उनमें ग्रोथ होगा और दे आर मेटाबॉलिक एक्टिव, वो काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट दे कैन नेवर एंटर इनटू द एस फेज, ठीक है। ऐसे देखो फाइब्रोब्लास्ट सेल, देखो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, देखो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे ऐसे ही सेल की ग्रोथ होती रहेगी, अगर ऐसे ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो कैंसर हो जाएगा।
तो इन सेल्स में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, स्किन के फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये जी नोट फेज में एंटर कर जाती है, बट ये दोबारा से भी री एंटर कर सकती है अपने सिंथेसिस फेज में। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे चोट लगी, तो चोट लगने से क्या होगा, क्या सीक्रेट होगा भाई, वहां से प्लेटलेट मेरी डैमेज होंगे और प्लेटलेट से सीक्रेट होगा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। वो ग्रोथ फैक्टर आके इसको इनिशिएट करेगा और इनिशिएट करके इसको क्या बोलेगा कि भाई चलो यहाँ पे अभी वो, यहाँ पे अभी घायल हुआ ये इंसान, यहाँ पे वुंड हुआ है, तो वुंड हीलिंग के लिए कौन सा होगा, दोबारा से उसके आसपास की फाइब्रोब्लास्ट सेल ग्रो करेंगी और दोबारा से हीलिंग करवा देंगे। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल है। ऐसी भी सेल्स हैं जिसके अंदर सेल G2 फेज में भी अरेस्ट हो जाती है। G2 फेज में देखो, जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो oocytes होते हैं, तो प्यूबर्टी से पहले वो कहां पे अरेस्ट करते हैं, वो G2 फेज में अरेस्ट करते हैं। G2 फेज में अरेस्ट करते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी अचीव होती है तो हर मंथ एक जो oocyte है वो G2 से किस में चेंज हो जाएगा, M फेज में चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, M फेज में चेंज हो जाएगा। और ऐसा भी होता है जैसे कि ये एक स्पर्म है फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज एन एग। ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जायगोट। तो आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि ये जो जायगोट होता है इस जायगोट में केवल साइटोकाइनेसिस होती है, ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे क्या नहीं होती है भाई, ग्रोथ नहीं होती, मतलब सेल का साइज नहीं बढ़ता उसका जायगोट का। पहले इसमें डिवीजन होता रहता है, फास्ट डिवीजन होता है, इससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। तो जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें G1 एंड G2 फेज दे आर एब्सेंट। तो यहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो के अंदर केवल S फेज एंड M फेज ही प्रेजेंट रहती है। मतलब क्या होगा, S फेज में भी सिंथेसिस ऑफ डीएनए का होगा और M फेज में क्या होगा, वो जो डीएनए है वो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे लेके जाएंगे और फटाक से साइटोकाइनेसिस हो गया। फिर से उनमें क्या होगा, एम्ब्रियो फिर से सिंथेसिस करेगा, एम्ब्रियो में जो सेल्स होंगे फिर से सिंथेसिस करेंगे डीएनए, फिर से माइटोसिस हो जाएगा। तो वो फटाफट डिवीजन होता रहता है। वहां पे सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता, केवल सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं। तो उस टाइम पे G1 एंड G2 फेज एब्सेंट होती है। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या नहीं है ये सब पॉइंट? तो इनमें से जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है G1 और G2 फेज प्रेजेंट एब्सेंट पे, कि किस में प्रेजेंट होती है किस में एब्सेंट होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि न्यूरॉन्स कौन सी स्टेज में अरेस्ट होती हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ह्यूमन का oocyte कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है, तो इट अरेस्ट इन दी G2 फेज। यहां तक बताओ भाई, पहले सबको क्लियर है कि नहीं है? एक मिनट आ क्लियर सर, अपर्णा ओके। बाकी लोग भाई, बाकी लोगों को भी क्लियर है? बाकी लोग भी बताओ। तो यीस्ट सेल का याद रखना भाई, यीस्ट सेल में जो G1 होता है, G1 में जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, सर न्यूरॉन्स एंड फाइब्रोब्लास्ट अरेस्ट स्टेज, दे आर अरेस्टेड इन दी G नोट फेज। दे आर अरेस्टेड इन दी G नोट, ये G नोट में होते हैं भाई। G1 फेज में अरेस्ट हो जाती है और ये क्यूसेंट फेज में चली जाते हैं, G नोट फेज जिसको हम बोलते हैं। सर ह्यूमन oocyte एंटर व्हिच फेज आफ्टर प्यूबर्टी, ये G2 से Gm में एंटर करते हैं भाई, माइटोटिक फेज में। ऐसी एक सेल है, ये G2 फेज में अरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। G2 फेज में जैसे अरेस्ट होती है, फिर इसमें क्या होता है, एक ये सेल बनती है और एक यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे पोलर बॉडी बन जाती है। इसको और डिटेल में जब हम oogenesis पढ़ाएंगे वहां पे आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो एक डिवीजन तो पहले हो जाता है भाई, उसमें एक डिवीजन फर्स्ट माइटोसिस तो पहले हो जाता है, फिर सेकंड माइटोसिस में आके ये G2 फेज में अरेस्ट कर जाती है, सेकंड मियोसिस, ठीक है। तो चलो भाई आगे पढ़ते हैं ये सेल साइकिल रेगुलेशन को, और हम पढ़ते हैं अब सेल साइकिल रेगुलेशन में आगे
डिस्कवरी ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन। भाई मैं सीधा उस पॉइंट पे आ रहा हूं जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन में, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन। फैक्टर्स बोल सकते हैं इसको, और ये फैक्टर डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन से सेल साइकिल में रेगुलेशन कैसे कैसे होता है, साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे 3 एक्सपेरिमेंट करे, जिनमें से 3 एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ जाए कैसे होगा रेगुलेशन। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट 1, इस एक्सपेरिमेंट में लिया गया फ्रोकेऊसाइड्स लिए गए, ठीक है, फ्रोकेऊसाइड्स लिए गए, और एक एक्सपेरिमेंट करा। साइंटिस्ट के नाम मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, याद करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता कि किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जो ये फ्रोकाऊसाइड है, इट इज अरेस्टेड इन G2 फेज, और यहां पे क्या देखा गया कि जैसे ही हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है, जैसे ही हार्मोन्स आते हैं, हार्मोनल स्टिमुलेशन, तो ये क्या होता है, ये G2 से किस में चेंज हो जाता है, G2 से M फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसकी मैचुरेशन हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, एक ऐसा लिया हार्मोनल स्टिमुलेटेड, ये लिया एग, एक ये oocyte लिया विच वाज हार्मोनल स्टिमुलेटेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें क्या हो चुकी है, ऑलरेडी मैचुरेशन हो चुकी है, मैचुरेशन इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। और इन्होंने क्या करा, ये जो एक एग था ऐसा दोबारा से लिया जो G2 फेज में अरेस्ट है, उन्होंने क्या करा भाई, यहां से एक इंजेक्शन भरा, इस तरीके से यहां से एक इंजेक्शन भरा। भाई मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि आपको लिखने का टाइम दे दूं, अगर आपको समझना है, पहले मेरे को बता देना बस आप। सर G0 कहेंगे अरेस्ट या G1, G0 बोलेंगे भाई, G0 बोलते हैं अरेस्ट को, ठीक है, इसको क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, G0 बोला जाता है, ठीक है। तो ये G2 फेज में इन्होंने क्या करा, यहां से इंजेक्शन भरा, इसका साइटोप्लाज्म ले लिया, यहां से साइटोप्लाज्म, और इस इंजेक्शन को फिर इन्होंने लगाया इसके अंदर, ये लगा दिया भाई, ये इंजेक्शन मतलब इसमें से साइटोप्लाज्म इसमें लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही इंजेक्शन यहां पे लगाया तो क्या हुआ, इट सेल गोज फ्रॉम G2 टू M, मतलब इसमें क्या होगा भाई, मैचुरेशन होगा, इसमें क्या हो गया भाई, मैचुरेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो यहां से हमने ये साइटोप्लाज्म लिया है, इसमें कुछ फैक्टर आया है, इसमें कुछ प्रोटीन्स या फैक्टर कुछ ऐसा आया है जिसने वो वही काम करा है जो हार्मोन काम कर रहा है, ठीक है, हार्मोन स्टिमुलेशन। तो जो यहां से साइटोप्लाज्म आया है, इसमें कुछ जरूर कुछ ऐसा फैक्टर है जो हार्मोन ने काम करा है, जो इसका क्या करवा दे रहा है, मैचुरेशन। तो ऐसे फैक्टर को यहां पे क्या बोला गया है, इसको बोला गया यहां पे मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, और इसको बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में MPF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MPF। तो देखो दोबारा समझो, G2 फेज में oocyte अरेस्ट था, इसको अगर हम हार्मोनल स्टिमुलेट कर देते हैं तो ये G2 से किस में चेंज हो जाता है, M फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, एक और G2 फेज अरेस्टेड एक oocyte लिया, और उसमें से एक इंजेक्शन भर के इसके साइटोप्लाज्म से इसमें लगा दिया, और इंजेक्शन जब इसमें लगाया तो इसका क्या होगा, मैचुरेशन होगा। तो साइंटिस्ट ने बताया कि भाई एक फैक्टर है जो मैचुरेशन करवा रहा है, उस मैचुरेशन का नाम, इसका नाम है मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। तो मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर स्टार्टिंग में डिस्कवर हुआ था। अभी साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर में कौन सी प्रोटीन है, कौन सा क्या है, बस अभी हमें ये पता चला भाई कुछ ऐसा फैक्टर है, ठीक है। दिस वाज एक्सपेरिमेंट 1। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट 1 से हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। मैं आपको इसको ऐसा पढ़ा दूंगा, आप सेल साइकिल अपनी जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है।
दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय एक्सपेरिमेंट 2। ये दो यीस्ट पे करा गया, एक तो सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई और दूसरा सैक्रोमाइसिस प्रोम। PROMB प्रोम, ठीक है। ये दो यीस्ट पे किया गया है, दोनों यीस्ट की स्पीशीज है और ये देखा गया इसमें से कि ये एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट था ये म्यूटेशन करके किया गया, म्यूटेशन स्टडी थी, म्यूटेशन स्टडी। इस स्टडी में क्या किया गया, इसमें ये किया गया, एक प्रोटीन है जिसका नाम है CDC28, ठीक है, and it is synthesized by the gene which is called CDC28 gene। तो इन्होंने क्या देखा, अगर ये CDC28 जीन, इस CDC को बोलते हैं भाई साइकिल सेल डिवीजन साइकिल म्यूटेंट, सेल डिवीजन साइकिल म्यूटेंट 28। तो म्यूटेंट का क्या मतलब है, जब ये नॉर्मल जीन अगर प्रेजेंट है सेल के अंदर, अगर ये ऐसा नॉर्मल जीन प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो आराम से सेल डिवीजन हो रहा है, आराम से क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और अगर इसका म्यूटेंट ले लिया, अगर ये ऐसा म्यूटेंट ले लिया इसका, इसमें अगर हमने क्या कर दिया कि बार म्यूटेशन कर दी, अगर हमने इसमें म्यूटेशन कर दी, तो म्यूटेशन करके क्या करें, यहां पे मान लिया कोई इसका बेस पेयर चेंज कर दिया हुआ, तो सेल डिवीजन स्टॉप हो जा रहा है। सेल डिवीजन स्टॉप हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो CDC28 जीन था, उस जीन ने कोई प्रोटीन बनाई है और दिस प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल साइकिल, इंपॉर्टेंट फॉर सेल साइकिल। मतलब ये सेल साइकिल के लिए प्रोटीन जरूरी है, अगर उसमें म्यूटेशन कर देंगे तो आगे सेल साइकिल नहीं होगी। सिमिलर एक्सपेरिमेंट एक सैक्रोमाइसिस प्रोम में भी हुआ। सैक्रोमाइसिस प्रोम में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें देखा गया कि एक और प्रोटीन, एक और जीन है जिसका नाम है CDC2, ठीक है। अगर ये CDC2 नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है, तो आराम से सेल डिवीजन हो रही है। आप ये स्टोरी समझो, केवल इसकी 2 लाइनें याद रखनी है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप ये एक्सपेरिमेंट समझ लो, कोई एक्सपेरिमेंट पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमेशा चीजें हमें स्टोरी के थ्रू याद रखती हैं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टोरी हियर कि भाई कैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी। तो CDC2 नॉर्मल था, सेल डिवीजन हो रहा था, और इसमें भी अगर म्यूटेशन कर दिया, अगर इसमें भी म्यूटेशन कर दिया इस जीन में, ऐसे मान लिया कि कोई इनमें से यहां से ये बेस पेयर हटा दिया, म्यूटेशन हो गया, तो यहां पे सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन यहां पे क्या हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है। इसका मतलब यहां पे भी जो CDC2 ने जो प्रोटीन बनाई थी, जो जीन ने जो प्रोटीन बनाई थी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल साइकिल रेगुलेशन। तो हमें यहां से 2 तरीके की प्रोटीन मिल गई, और इन प्रोटीन्स को बाद में दोनों को क्लब करके बोला गया, दीज आर प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज। और प्रोटीन काइनेज इनको बोला गया, और इसको नाम भी दिएगा प्रोटीन काइनेज को, इसको बोला गया CDK1, इसको बोला गया CDK1, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1, साइक्लिन, ये CDK1 नाम बाद में दिया गया भाई, साइक्लिन डिपेंडेंट, दिखता है ना, काइनेज 1। अब एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, दिस इज ए काइनेज, दिस इज ए काइनेज, और काइनेज का काम होता है हमेशा, जहां पे भी काइनेज प्रोटीन आता है उसका काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को किसी से अटैच करना, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये प्रोटीन काइनेज है, जो ये CDK1 है, ये हमेशा क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा कुछ प्रोटीन्स का, और जैसे ये फॉस्फोराइलेशन करेगा वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करवा देंगे, सेल साइकिल करवा देंगे। तो ये ऐसे इसकी डिस्कवरी हुई।
तो एक्सपेरिमेंट 2 से हमें क्या मिल गया भाई, एक्सपेरिमेंट 2 से हमें मिल गया प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज। ठीक है, एक तीसरा भी एक्सपेरिमेंट कराया गया, एक तीसरा भी एक्सपेरिमेंट हुआ यहाँ पे साथ साथ। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं भैया, हमारी क्लास कितने बजे थी, 9:30 से 10:30 ना, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, एक तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, उस तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ भाई, इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में यहां पे साइंटिस्ट ने देखा ये बता भाई सी अर्चिन के एग पे, सी अर्चिन के एग पे नहीं, एम्ब्रियो पे, सी अर्चिन एम्ब्रियो पे हुआ। इन्होंने देखा कि भाई कुछ प्रोटीन ऐसी हैं इस एम्ब्रियो में जो साइक्लिक फॉर्म में ऐसे बढ़ रही है, फिर घट जा रही है, बढ़ रही है, घट जा रही है, बढ़ रही है, घट जा रही है। तो इन्होंने इसको नाम दिया साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन। तो साइक्लिन प्रोटीन जो ये थी, दे दे फॉर्म एंड डिग्रेड इन ए साइक्लिक मैनर, इन ए साइक्लिक मैनर। तो इसका मतलब जब सेल साइकिल में ऐसे हो रहा है, कोई प्रोटीन एकदम से बढ़ जा रही है, फिर घट जा रही है, बढ़ जा रही है, घट जा रही है, बढ़ जा रही है, घट जा रही है, तो इसका मतलब वो प्रोटीन भी शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे किसके लिए, सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए। तो यहां से पता चला हमें सेल साइकिल की प्रोटीन का, जिसको बोलते हैं साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन। अब हमारे तीनों एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और हमें तीन चीजें पता चल चुकी हैं, और वो तीन चीजें हैं, एक मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, एक प्रोटीन काइनेज, और एक तीसरा है भाई साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, अब लोगों ने और फर्दर स्टडी करी, और लोगों को पता चला कि भाई मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर एक्चुअल में है क्या। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हमें दोनों चीजें भी साथ साथ समझ में आ जाए। तो अब मैं बता रहा हूं मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर के बारे में। तो इन्होंने क्या देखा, ये मैच्योरेशन प्रोटीन फैक्टर है, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर है, इट इज मेड अप ऑफ CDK1 एंड साइक्लिन बी, CDK1 एंड साइक्लिन बी, इनका एक डाइमर है, जिसमें से CDK1 जो है इट इज कैटालिटिक सबयूनिट, एंड साइक्लिन बी ये क्या है, रेगुलेटरी सबयूनिट। इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि एक्चुअल में जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टडी करा था वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही था। ठीक है, प्रोटीन काइनेज का और साइक्लिन का। अब देखो कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम वही बात करें G2 to M ट्रांजिशन की, अगर हम बात करें एक फ्रॉग एग के oocyte की, तो इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें ये हुआ था कि भाई यहाँ पे ये प्रोटीन बढ़ रही है, दिस इज प्रोटीन। पहले हम CDK की बात करते हैं, अगर मैं एक CDK की बात करूं, इस CDK की बात करूं, अगर ये CDK की मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाई, ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, ये CDK स्ट्रक्चर बनाई। ठीक है, इस CDK के स्ट्रक्चर में 3 रेजिड्यू होते हैं भाई, 1 2 3। आपको रेजिड्यू पे बहुत ज्यादा याद नहीं रखने की कितना नंबर पे सीरीन है, कितने नंबर पे थ्रियोनिन है, कितने नंबर पे टायरोसिन है, ये आपको याद नहीं रखना। जबकि आपको याद क्या रखना है, साइकिल याद रखनी है, जो साइकिल अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो एक होता है इसका थ्रियोनिन 161 रेजिड्यू, सेकंड होता है थ्रियोनिन 14 रेजिड्यू, और एक होता है टायरोसिन 15 रेजिड्यू। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में 161 पे थ्रियोनिन रेजिड्यू है, थ्रियोनिन अमीनो एसिड है, 14 नंबर पे क्या है, इसमें थ्रियोनिन है अमीनो एसिड, और 15 नंबर पे है टायरोसिन अमीनो एसिड। अब ये एक्टिव और डीएक्टिवेट कैसे होती है, देखो अगर केवल थ्रियोनिन 161 इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, इसका अगर फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये एक्टिव है, ये क्या है भाई, एक्टिव है। और जैसे ही मैंने बताया था कि CDK जब भी ये प्रोटीन काइनेज है, एक CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है,
तो जब भी ये एक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा, ये दूसरी प्रोटीन को क्या करेगा, ये उनको फोस्फोराइलेट करेगा और दूसरी प्रोटीन को फोस्फोराइलेट करेगा तो प्रोटीन एक्टिव हो जाएंगे और सेल साइकिल क्या हो जाएगी, G1 से M में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर थ्रियोनिन 14 एंड टायरोसिन 15 अगर इनका फोस्फोराइलेशन हो रखा है, चाहे बेसिक इसका हो रखा है या ना हो रखा, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा इनएक्टिव फेज में, ये रहेगा भाई इनएक्टिव फेज में। मतलब ये क्या करेगा, ये आगे फोस्फोराइलेशन नहीं कर सकता। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये साइकिल आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये बच्चे पीएचडी कर लेते हैं, बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई ये साइकिल कंप्लीट कैसे हो रही है, कहां पे कब इनका आता है, थ्रियोनिन का 161 रेसिड्यू हो रहा है, कब टायरोसिन का हो रहा है, कब थ्रियोनिन का हो रहा है। ठीक है, फोस्फोराइलेशन। तो दोबारा से जाता हूं, देखो इसमें 3 रेसिड्यू होते हैं कैटालिटिक इसमें सीडीके में। दिस इज सीडीके 1 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1। इसमें 3 होते हैं, थ्रियोनिन 161, थ्रियोनिन 14 एंड टायरोसिन 15। अगर केवल थ्रियोनिन 161 पे फोस्फोराइलेशन हो रहा है तो ये एक्टिव फॉर्म में होगा, फोस्फोराइलेशन करेगा दूसरी प्रोटीन को और वे एक्टिव हो जाएंगे और सेल G2 से M में पहुंच जाएगी। और अगर थ्रियोनिन 14 एंड टायरोसिन 15 अगर इनका फोस्फोराइलेशन है तो इनएक्टिव फेज में रहेगा, चाहे उसके बाद थ्रियोनिन 161 का फोस्फोराइलेशन हो या ना हो, ये कुछ काम नहीं कर सकता। अब देखो क्या होता है। अब आते हैं हम अपनी साइकिल पे, इसकी एमपीएफ की साइकिल पे। बताओ बच्चों, यहां तक डाउट है कोई? डू यू हैव एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट, वेरी गुड। अब देखो भाई इसमें कैसे होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर में इसमें आप एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, इसको मैं ये बना रहा हूं भाई साइक्लिन बी। दिस इज साइक्लिन बी। और G2 फेज में साइक्लिन बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। G2 फेज में क्या होता है, साइक्लिन बी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा जब ये बढ़ेगी तो इसके साथ आ जाएगा हमारा ये क्या बताओ, इसका नाम है हमारे पास CDK1, जिसमें हमारे 3 रेसिड्यू है। ठीक है, और ये आके इसके साथ बाइंड कर जाएगा, इसको अपने यहां पे बिठा लेगा ऊपर, ये बिठा लिया। दिस इज साइक्लिन बी, साइक्लिन बी, और दिस इज CDK1 जिसमें हमारे 3 रेसिड्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, आपने ये सब लिख लिया होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक और प्रोटीन काइनेज आएगा जिसका नाम है V1। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए प्रोटीन काइनेज। ये प्रोटीन काइनेज आके क्या करेगा, इसके तीनों इस पे क्या कर देगा, फोस्फोराइलेट कर देगा इसको। भाई इसका प्रोटीन काइनेज का हमेशा काम होता है फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना, और वो फॉस्फेट ग्रुप कहां से आता है, वो या तो आएगा एटीपी से या फिर आएगा जीटीपी से। ठीक है, तो इसको भी फोस्फोराइलेट कर दिया 161 पोजीशन पे भी, इसको भी फोस्फोराइलेट कर दिया 14 पोजीशन पे भी, और इसको भी फोस्फोराइलेट कर दिया कौन सी पोजीशन पे भी, 15 पोजीशन पे। इस पे था थ्रियोनिन, नहीं याद रखना, इस पे भी थ्रियोनिन नहीं याद रखना, और इस पे टायरोसिन नहीं याद रखना कि किस पे क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, ये इतना होने के बाद अब हम ये बता सकते हैं कि भाई ये बताओ एक्टिव है इनएक्टिव। ये यहाँ पे दिस इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म हियर, दिस इज यहां लिख देते हैं CDK इनएक्टिव। यहाँ पे भी इनएक्टिव है क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था अगर 14-15 पे अगर फॉस्फेट लगा है तो इनएक्टिव होगा। उसके बाद भाई क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि एक और CDC 25 फॉस्फेटेज, CDC 25 फॉस्फेटेज आएगी कोर प्रोटीन, और फॉस्फेटेज का काम होता है उसको वहां से फॉस्फेट ग्रुप को हटाना, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। और ये आके क्या करेगी, ये यहां से 14 और 15 रेसिड्यू से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगी, और कहां पे प्रेजेंट रहेगा, केवल 161 थ्रियोनिन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ऐसे,
ठीक है, 161 थ्रियोनिन, और ये साइक्लिन यहाँ पे ऐसे अटैच रहेगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें से 14 और 15 से यहाँ से फॉस्फेट हट चुका है, इसने हटाया CDC 25 फॉस्फेटेज ने, तो ये यहाँ पे क्या बन गया है, दिस इज एक्टिव CDK1। ये एक्टिव हो गया एकदम से, ये काम करना शुरू करेगा। और क्या काम होता है CDK1 का, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, तो साइक्लिन डिपेंडेंट का काइनेज क्या होगा, इसका काम क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, फोस्फोराइलेट अदर प्रोटीन्स। एक तो इसका अदर, ये काम हो गया फोस्फोराइलेट अदर प्रोटीन, और जैसे ये फोस्फोराइलेट करेगा अदर प्रोटीन्स को, तो ये प्रोटीन इसको क्या करेंगे, G2 से कहां पहुंचा देंगे, M में। ठीक है, यहाँ पे G2 से शुरू करा था भाई हमने, ये G2 से, और ये अब G2 से कहां पहुंच गया, मैच्योरेशन फेज में पहुंच गया है, माइटोटिक फेज में यहाँ पे पहुंच गया है। सेकंड ये क्या करेगा, इनिशिएट साइक्लिन बी डिग्रेडेशन, इनिशिएट साइक्लिन बी डिग्रेडेशन। अब ये साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन कैसे शुरू करवाता है, साइक्लिन बी का जो डिग्रेडेशन होता है वो ऐसा शुरू होता है भाई, देखो जो साइक्लिन बी है यहाँ पे एक लाइगेज होता है जिसको बोलते हैं यूबिक्यूटिन लाइगेज, यूबिक्यूटिन लाइगेज। और जो यहाँ पे यूबिक्यूटिन लाइगेज है, यूबिक्यूटिन लाइगेज का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे जो यूबिक्यूटिन लाइगेज है वो यहाँ पे एपीसीसी, ठीक है। एक बार इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूं आपको, दिस इज एनाफेज प्रोमोटिंग, दिस इज एनाफेज promoting complex and साइक्लोसोम। भाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एपीसीसी याद रखोगे इतने सी बात है बस। अभी एपीसीसी क्या होता है, ये यूबिक्यूटिन लाइगेज का क्या काम होता है, यूबिक्यूटिन देखो जब भी सेल में जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, वो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है यूबिक्यूटिनाइजेशन से। और यूबिक्यूटिनाइजेशन, फॉर एग्जांपल मेरे को इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को इस पे यहाँ पे एक यूबिक्यूटिन लगाना पड़ेगा ताकि सेल इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि इसका डिग्रेडेशन करना है। ठीक है, और वो आइडेंटिफाई कैसे करेगी, इसको कौन लगाएगा, इसको लगाने के लिए यूबिक्यूटिन लाइगेज चाहिए, लाइगेज का मतलब जोड़ना है, और यूबिक्यूटिन मतलब यूबिक्यूटिन का जोड़ना, तो यूबिक्यूटिन इससे लगा लिया। जैसे यूबिक्यूटिन किसी प्रोटीन को दिखता है तो इसमें प्रोटियोसोम 20s प्रोटियोसोम इसको आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करके इसको डिग्रेड कर देगा इस प्रोटीन को। ठीक है, तो सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे यूबिक्यूटिन लाइगेज में क्या नाम है, एपीसीसी। ठीक है, इसका नाम है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है साइक्लोसोम। ये एपीसीसी क्या करेगा, ये एपीसीसी यहाँ ये जो प्रोटीन थी हमारी ये वाली, इस पे यूबिक्यूटिन लगा देगा। ठीक है, यूबिक्यूटिन लगा देगा, और ये यूबिक्यूटिन फिर क्या होगा, इसमें 26s प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, इसमें जाएगा 26s प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, और जैसे डिग्रेडेशन होगा तो ये क्या फ्री हो जाएगा, यहाँ पे ये तो ऐसे डिवाइड होगी, डिग्रेडेड होगी भी। ठीक है, साइक्लिन भी तो देखो हो रही है ना यहाँ पे, साइक्लिन देखो पहले यहाँ पे बढ़ रही थी, फिर यहाँ पे डिग्रेड हो गई। तो ये जो प्रोटीन है जिनकी एक बार सेल साइकिल में क्वांटिटी बढ़ती है और फिर डिग्रेड हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ती है और फिर डिग्रेड हो जाती है। सर रिपीट, एक मिनट एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, फिर बताता हूं। ये फिर सेल साइकिल, ये है फिर से यहाँ पे भाई, ये यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रखा है बीच पे, फिर इसमें क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। जैसे ही ये यहां से हटती है प्रोटीन, वो रिलेशन, जैसे ही यहां से साइक्लिन डी प्रोटीन होगी, इसका डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा और ये सीडीके फिर से फ्री हो जाएगा।
अब दोबारा समझो भाई इसको, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं और सीएसआर नेट जेआरएफ में तो 100% क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है ये हम कंडीशन बता रहे हैं जब ये ओसाइट कहां पे अरेस्ट था, G2 फेज में अरेस्ट था। तो जैसे ही G2 फेज में यहाँ पे अरेस्ट है, यहाँ पे साइक्लिन बी की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे साइक्लिन बी की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होती है, सेल के अंदर CDK1 भी प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1। ठीक है, ये साइक्लिन जैसे ये साइक्लिन बी की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो साइक्लिन CDK एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसी साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को इसी को बोला जाता है भाई MTF। इसको बोला जाता है क्या, MTF, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ठीक है, ये मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर में क्या होगा, फिर एक और प्रोटीन आएगी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज, जो है प्रोटीन काइनेज। और ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगी, इसको तीनों पॉइंट्स पे फॉस्फोराइलेट कर देगी, तीनों पॉइंट पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया यहाँ पे। जैसे तीनों पॉइंट पे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर लगाया तो इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि मैंने बताया था जब तीनों पे जो एक्टिव फॉस्फेट ग्रुप लगा रहेगा तो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। उसके बाद CDC25 फॉस्फेटेज आएगा। CDC25 फॉस्फेटेज क्या करता है, इसके इन 14 और 15 ग्रुप से यहां से फॉस्फेट हटा देता है, ये 14 15 से, और केवल फॉस्फोराइलेशन क्या रहता है, 161 थ्रियोनिन ग्रुप का रहता है, थ्रियोनिन अमीनो एसिड का रहता है। जैसे इसका अमीनो एसिड क्या बन जाएगी, एक्टिव CDK। जैसे ये एक्टिव CDK बना तो इसको दो काम होंगे, एक काम होगा कि दूसरी जो प्रोटीन प्रेजेंट है सेल के अंदर उनको क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करना शुरू कर देगा, उनमें फॉस्फेट ग्रुप लगाना शुरू कर देगा। उनमें फॉस्फेट लगा तो वो एक्टिव होगी और वो क्या करवा देगी, मैचुरेशन करवा देंगी, G2 से किस में कन्वर्ट करा देंगी, M फेज में कन्वर्ट करा देंगी। दूसरा है इसका काम इनिशिएट करवाना साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन। और साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन कैसे इनिशिएट होगा, इसको इसका जो डिग्रेडेशन होता है वो यूबिक्यूटिन से होता है। ठीक है, और यूबिक्यूटिन कौन लगाएगा इस पे, यूबिक्यूटिन लगाने के लिए एक और एंजाइम प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं APCC। और ये एंजाइम होता है यूबिक्यूटिन लाइगेज। लाइगेज मतलब जो यूबिक्यूटिन को जोड़े। जैसे यूबिक्यूटिन इस पे लगा तो सेल के अंदर सेल इसको आइडेंटिफाई कर लेगी, अच्छा इसको डिग्रेड करना है, तो वो क्या करेगी, 20S प्रोटियोजोम को एक्टिवेट कर देगी। प्रोटियोजोम को एक्टिवेट कर देगी, और जैसे ही एक्टिवेट होगा ये ढूंढेगा कि भाई किस किस प्रोटीन पे यूबिक्यूटिन लगा हुआ है, उसका क्या कर देगा, डिग्रेडेशन कर देगा। जैसे ही सेल के अंदर ये साइक्लिन बी कम हुई तो ये जो फॉस्फोराइलेट था, ये फॉस्फेट ग्रुप था, इसका भी डीफॉस्फोराइलेशन करके ये फ्री होके क्या बना देगा, CDK1 बना देगा। दिस इज कंप्लीट साइकिल। अब बताओ, फिर से रिपीट करूं या आपको समझ में आया? आज आपको थोड़ा सा टाइम और लूंगा, सर की क्लास 11 बजे से है ना, क्लियर? शशिकांत बताओ बच्चा, समझ में आया? जोनी, हर्षा, विमलदीप, बताओ भाई, सब बच्चे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो चलो भाई इसमें आगे चलते हैं। इसमें दो चीजें और बताता हूं आज आपको। एक के डिफरेंट कौन कौन सी टाइप की साइक्लिन और CDK प्रेजेंट रहते हैं सेल में। मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर मैंने आपको कंप्लीट अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं भाई डिफरेंट साइक्लिन एंड CDKs इन सेल साइकिल रेगुलेशन। ठीक है, इन सेल साइकिल रेगुलेशन। तो इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें हम दोनों की बात करेंगे भाई। ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यूकैरियोट्स से पूछा जाएगा, तो आप परेशान मत होना, यूकैरियोट्स को मेन याद रखना। और यूकैरियोट्स में भी बेसिकली ह्यूमन को याद रखना। यीस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर मैं यीस्ट भी बता रहा हूं क्योंकि आपकी जो कूपर बुक है उसमें यीस्ट में भी दे रखा है। और कभी ना कभी किसी मेरे जैसे एग्जामिनर का मन कर गया है, चलो अब की बार तो बच्चों को फंसाते हैं, ये क्वेश्चन अब की बार यीस्ट से पूछ लेते हैं, तो यीस्ट का करते हैं पहले। ठीक है, यीस्ट देखो, अगर सेल साइकिल को मैं अगर एक लाइन में बनाऊं तो सेल साइकिल को हम ऐसे बना सकते हैं, G1, फिर आएगी S फेज, फिर आएगी G2 फेज, और फिर आएगी M फेज। तो इसमें जो रेगुलेशन होता है, इसमें रेगुलेशन कहां होता है भाई? एक तो हमने बताया था यहां पे क्या होगा, स्टार्ट होगा, START। ठीक है,
अगर सेल ने पार कर लिया कि स्टार्ट पार कर लिया तो सेल सीधा कहां पे चली जाएगी, एस फेज में चली जाएगी। अगर एस फेज में भी पार कर लिया तो सीधी जी टू फेज में चली जाएगी, और जी टू फेज में भी पार कर लिया तो कहां पे चली जाएगी, एम फेज में चली जाएगी। तो ये तीन जगह पे इसका रेगुलेशन होता है, अलग अलग साइक्लिन से और सीडीके से। तो सीडीके तो भाई सब में कॉमन होता है, वो तो हमें याद रखना है, ठीक है। जो सीडीके होगा वो सब में कॉमन होगा, दैट इज सीडीके 1, ठीक है। और अगर हम साइक्लिन की बात करें, साइक्लिन की बात करें तो सेल के अंदर दो तरीके की साइक्लिन प्रेजेंट होती है। ये सेल के अंदर दो तरीके के साइक्लिन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सीएलएन सीएलएन और एक होता है सीएलबी, सीएलएन एंड दूसरा होता है भाई सीएलबी। तो आप याद रखना जो G1 फेज में काम करती है, मतलब G1 से S फेज में जब ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे CLN1, CLN2 एंड CLN3 पे काम करती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इसमें जो दूसरी होती है ये काम करती है, ठीक है, CLB। तो केवल G1 फेज में अगर पूछा जाए कि G1 फेज में कौन से सीडीके और कौन सी साइक्लिन प्रेजेंट रहती है, तो G1 फेज में यहाँ पे सीडीके 1 और साइक्लिन CLN1, 2, 3। और अगर ये पूछा जाए कि भाई बाकी में क्या क्या काम करता है कि एस से जी टू में ट्रांजिशन में या जी टू से एम ट्रांजिशन में क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे याद रखना भाई 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लिखना और 5 और 6 यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो सीएलबी 5, 6 काम करेंगे जी टू से एस से जी टू ट्रांजिशन में, सीएलबी 1, 2, 3, 4 ये काम करेंगे जी टू से एम ट्रांजिशन में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इनसे, सर दिस मोर प्रोसेस leads to cell to go to M phase. Yes, yes Shashikant, yes. अब इसका देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताओ भाई G2 से M ट्रांजिशन में कौन कौन से सीडीके और कौन कौन सी साइक्लिन प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ऐसे आता है सीडीके 1 और साइक्लिन 1, साइक्लिन 2, साइक्लिन 4, सीडीके 1, CLN 1, CLB 2, CLB 3, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो आपको एक आंसर ढूंढना है, तो आप फटाफट ये टेबल बना लेना, G1 से S ट्रांजिशन, S से G2 ट्रांजिशन और G2 से M ट्रांजिशन, ठीक है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं यूकैरियोट से, इससे फिर भी कम क्वेश्चन आते हैं, आपको फिर भी मैंने बता दिया। मेन आता है भाई ह्यूमन मैमेलियन सेल पे क्वेश्चन, ठीक है। ये ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल, तो चलो इसको भी ऐसे ही समझते हैं कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी साइक्लिन और कौन कौन से सीडीके प्रेजेंट है। तो इसको भी ऐसे लिखते हैं G1 S, G2 M, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट ये है, एक ट्विस्ट ये है यहाँ पे, इसमें जैसे यहाँ पे 3 था ना, G1 टू S ट्रांजिशन, S टू G2 ट्रांजिशन, G2 टू M ट्रांजिशन। इसमें देखो फर्स्ट ट्रांजिशन तो होता है यहाँ पे ये वाला चेक पॉइंट, जिसको हम G नोट फेज बोलते हैं कि G नोट फेज पे अगर साइकिल जा रही है तो फर्स्ट इज दिस, ठीक है। दूसरा होता है भाई G2 टू G1 से S, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इसका मतलब अगर पहला चेक पॉइंट तो कहां पे प्रेजेंट होगा भाई, इसमें ही प्रेजेंट होगा, तो जी नोट यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा होगा जी नोट से, या G1 भी बोल रहे हैं, जी नोट बोलो, G1 से S में, S से फिर G2, G2 से M में। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें कैसे होता है भाई, इसमें देखो ध्यान से, इसमें आपको एक फोन नंबर याद रखना है, इसमें आपको एक फोन नंबर याद रखना है, और वो फोन नंबर है भाई हमारा सीडीके के लिए, ठीक है। और वो है 46221, 46221। इसका मतलब सीडीके 4 एंड 6 वो यहाँ पे जी नोट ट्रांजिशन में, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट के लिए होते हैं। सीडीके 2 वो किसके लिए होता है, G1 टू S ट्रांजिशन के लिए होता है। सीडीके 2 ये भी S टू G2 ट्रांजिशन के लिए होता है, और यहाँ पे होता है G2 टू M ट्रांजिशन के लिए, जो हमने अभी देखा था सीडीके 1, ठीक है। दिस मोर प्रोसेस, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद आते हैं साइक्लिन पे, साइक्लिन पे, ठीक है।
तो साइक्लिन आपको कैसे कैसे याद रखनी है भाई, साइक्लिन आपको इसमें याद रखनी है, ये वाली इसमें होती है डी ई ए बी, डी आप करके याद रख सकते हो, डी आप, डी ई ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर जीवन का ट्रांजिशन पूछे, आप जीवन का रेस्ट्रिक्शन फेज वाला ट्रांजिशन पूछे, या फिर आपको जीवन से डायरेक्ट ये भी पूछे कि जीवन से एस ट्रांजिशन, ठीक है। तो जीवन से एस ट्रांजिशन में सी डी के 4, 6 और 2 ये 3 है सी डी के यहाँ पे, और साइक्लिन कौन कौन सी है, साइक्लिन यहाँ पे डी एंड ई। और अगर स्पेसिफिक पूछे कि भाई जी नोट ट्रांजिशन में, तो जी नोट ट्रांजिशन में क्या होगा भाई, सी डी के 4, 6 एंड साइक्लिन डी, एंड साइक्लिन डी। ऐसे अगर आपसे पूछे कि भाई एस से G2 ट्रांजिशन में कौन कौन से साइक्लिन और कौन कौन से CD के प्रेजेंट रहते हैं, तो CD के 2 भाई 46 221, ठीक है, 46 221 CD के 2 एंड साइक्लिन कौन सी बताओ, A। और G2 to M ट्रांजिशन में अगर पूछे, G2 to M ट्रांजिशन में, तो CD के 1 एंड साइक्लिन B एंड A। ये लो जी, बताओ आपको किसी को डाउट है यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, सबका पसंदीदा क्वेश्चन है, ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा सीडी कौन सा साइक्लिन। तो आपको ये नहीं भूल रहा है भाई आज के बाद, इससे अगर क्वेश्चन आओ तुमने गलत किया तो तुम मेरे से मार खाओगे अच्छे से। बताओ भाई यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? एक छोटी सी चीज और बताऊंगा इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे मतलब आज के लिए इतना ही करेंगे, बस एक लास्ट चीज और बताऊंगा जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर? वेरी गुड। थोड़ा सा सेल साइकिल रेगुलेशन है, वो कल वीडियो आ जाएगी, उसकी कल क्लास में करवा दूंगा। आज के लिए एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जो ये सेल साइकिल है, जो ये हमारी सेल साइकिल है, M G1 S और G2, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि भाई क्वांटिटी ऑफ डीएनए कितनी है, क्वांटिटी ऑफ डीएनए, और कौन सी वो टेक्निक है जिससे हम ये पता लगाते हैं क्वांटिटी ऑफ डीएनए कितनी है, ठीक है। तो देखो पहले तो बताते हैं कि टेक्निक क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है फैक्स, ठीक है। इस फैक्स का मतलब है फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, सेल सॉर्टिंग, ठीक है। इस टेक्निक को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाली टेक्निक है। तो टेक्निक मैं आपको बीच बीच में ऐसे ही कराता जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अलग से बिल्कुल याद ना रखनी पड़े। सेल सॉर्टिंग या फिर इसको फ्लो साइटोमेट्री बोलते हैं भाई, फ्लो साइटोमेट्री, फ्लो साइटोमेट्री। इस टेक्निक में होता क्या है, इस टेक्निक में होता क्या भाई, जो सेल्स होंगी ना, सेल्स होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल, सेल के जो डीएनए होगा इसको फ्लोरोसेंट टैग कर देंगे, फ्लोरोसेंट टैग डीएनए, ठीक है। फ्लोरोसेंट टैग डीएनए है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जिसमें ज्यादा डीएनए होगा उसमें ज्यादा फ्लोरोसेंस आएगी, जिसमें कम डीएनए होगा उसमें कम फ्लोरोसेंस आएगी, वेरी सिंपल। और ऐसी सेल्स को, सभी सेल्स को देखो, इसको नॉर्मली हम करते हैं क्या भाई, एक कल्चर प्लेट ली ऐसे हमने, ठीक है, कल्चर प्लेट ली, और कल्चर प्लेट में सेल डिवाइडिंग सेल्स है, ये सेल क्या भाई, ये डिवाइडिंग सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स, और इसको हमने फैक्स में लगा दिया ये देखने के लिए भाई इनमें से कितनी सेल्स ऐसी हैं जो G1 फेज में है, कितनी सेल्स ऐसी हैं जो S फेज में है, कितनी सेल्स ऐसी हैं G1 या M फेज में है,
ठीक है। तो देखो उसको कैसे देखेंगे, इन सेल्स को उठाएंगे यहां से और इन सेल्स को एक ऐसी नोजल में डाल दिया जाता है यहां पे ऐसे, ठीक है। अब ये फैक्स टेक्निक बता रहा हूं मैं कैसे होती है। एक लिक्विड के साथ डाला जा रहा है और इसमें होती है एक नोजल। क्या होती है इसमें कि नोजल होती है और ये नोजल इतनी पतली होती है कि एक टाइम पे जो ड्रॉप यहां से गिरेगी उसमें एक ही सेल आएगी। उसमें क्या सेल आएगी, एक ही सेल आएगी और वो एक सेल यहां पे आएगी। फॉर एग्जांपल ये एक सेल आई तो यहां से क्या डाली जाएगी, लाइट एमिट करी जाएगी, लाइट, ठीक है। लाइट दी जाएगी और लाइट देके यहां पे क्या होगा, यहां पे लाइट इससे टकराएगी, फ्लोरोसेंस होगी और यहां पे लगा हुआ है एक डिटेक्टर, यहां पे लगा हुआ है डिटेक्टर। और वो डिटेक्टर क्या करेगा, जो यहां से जितनी भी लाइट एमिट हुई है उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और डिटेक्ट करके एक ऐसा क्वाड्रेंट बनाएगा सेल के अंदर और वहां पे उसके इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग यहां पे ऐसे डॉट लगा देगा एक सेल का, ठीक है। फिर ये ड्रॉप जाएगी नीचे और यहां पे लगे होंगे दो डिफ्लेक्टर। क्या लगे होंगे भाई यहां पे, दो डिफ्लेक्टर, दीज आर डिफ्लेक्टर, ठीक है। ये डिफ्लेक्टर क्या करेंगे, नीचे से तीन ट्यूब भी रख दी भाई हमने इस तरीके से, ठीक है। ये उसकी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये इनको अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो इस सेल में ले आएंगे, डिफ्लेक्ट कर लेंगे इसको। अगर मॉडरेट इंटेंसिटी होगी इस वाली टेस्ट ट्यूब में ले आएंगे और अगर उससे भी सबसे कम होगी तो इस वाली टेस्ट ट्यूब में जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हमारी सेल सॉर्ट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, ठीक है। फ्लो साइक्लोमेट्री बोलते हैं। और लाइट के अकॉर्डिंग जितनी यहाँ पे लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनता जाता है, ग्राफ बनता जाता है, ऐसे ग्राफ बनता जाएगा ये ऐसे चार क्वाड्रेंट में। और हर एक डॉट यहाँ पे जो होगी, हर एक जो मैं डॉट बना रहा हूं पे, इट इज रिप्रेजेंट सिंगल सेल, एक सेल को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे ऐसे लोगों ने जब करके देखा ऐसी सेल को ग्रो करके और फिर फ्लो साइक्लोमेट्री में करके देखा तो उन्होंने क्या देखा भाई, जो मैक्सिमम सेल्स थी दे आर इन दी G1 फेज, दे आर इन दी G1 फेज, इधर नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ सेल्स ऐसी थी जो एस फेज में थी और बहुत कम सेल्स थी जो ऐसी थी, ये एस फेज है, जो G2 या फिर M फेज में थी, जो G2 या फिर M फेज में थी। तो यहाँ पे जब डीएनए की इंटेंसिटी इनकी चेक, इसकी फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी जब चेक करी गई तो यहाँ पे जो G1 फेज में जो सबसे ज्यादा सेल्स थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स आई और इनमें सबसे कम सेल्स आई। तो ये देखा गया कि भाई G1 में जो इंटेंसिटी होती है यहाँ पे होती है 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और मतलब कि मैक्सिमम सेल्स कहां पे है, इस फेज में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम सेल किस फेज में प्रेजेंट है, इस सेल्स में, इस फेज में प्रेजेंट है। उसके बाद बहुत कम सेल्स ऐसे हैं जो सिंथेसिस फेज में है, इस फेज में है। और सिंथेसिस फेज में 2n भी हो सकता है और 4n भी हो सकता है। मान लिया कोई सेल अभी अभी सिंथेसिस शुरू करा है तो उसमें कितना होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। बट एक सेल इन द एंड फेज ऑफ द रेप्लिकेशन होगी, उसमें कितने होंगे, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और G2 या M में कितने होते हैं, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखना है, डीएनए कंटेंट आपको याद रखना है। G1 में हमेशा कितना होगा, ये होगा 2n। S में दोनों हो सकते हैं, 2n भी हो सकता है और 4n भी हो सकता है। और G2 और M में इन दोनों में होगा भाई हमेशा 4n। किससे पता चलता है, एक टेक्निक है जिसका नाम है फैक्स। बताओ भाई फैक्स दोबारा समझाऊं कि नहीं समझाऊं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बताओ किसको, सीधा सा आपका क्वेश्चन आएगा कौन सी टेक्निक से हम इसको डीएनए कंटेंट को मेजर करते हैं, दैट इज फैक्स। और कितने कौन सी स्टेज पे कितना डीएनए कंटेंट होगा। तो G1 में होता है 2n, S में होता है 2n या 4n और G2 में या M में होता है 4n। क्लियर है, बताओ भाई बच्चों। किसी को कुछ डाउट है भाई पूछो। सर टेक्निक में डिफ्लेक्टर वाला पार्ट सर, ओके भाई
क्योंकि इसमें फ्लो, इसका नाम है फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। तो देखो जब हमें कुछ सेल को सॉर्ट करना हो ना, जब हमने सेल्स को अलग अलग करना हो, तो इसमें हम ये टेक्निक यूज करते हैं। नॉट ओनली हेयर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिक्सचर ऑफ सेल्स है और उस मिक्सचर ऑफ सेल्स को मैं अलग अलग करना चाह रहा हूँ, तो उसके उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस मिक्सचर ऑफ सेल्स को मैं यहाँ पे डालूंगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डाला है यहाँ पे, और इनको फ्लोरोसेंट टैग कर दूंगा, जैसे कि फिटसी वगैरह बहुत सारे ऐसे फ्लोरोसेंट टैग आते हैं, उनसे टैग कर दूंगा। बट इस एक्सपेरिमेंट में हम डीएनए को टैग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये सेल यहां से पास होंगी तो लाइट से तो डिटेक्ट करके ये ग्राफ बन जाएगा इस तरीके का, जिसमें हर डॉट एक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सेल किस टाइप की है, ठीक है। इसको एक दोबारा भी एक सेपरेट में लेक्चर भी बनाऊंगा इसके लिए। फिर इन डिफ्लेक्टर का काम होगा, ये डिफ्लेक्टर क्या होता है, हाई वोल्टेज के ये सोर्टर होते हैं, वो उसकी सेल की फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उनको सोर्ट करते हैं सेल्स को। अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है तो इधर इस वाली टेस्ट ट्यूब में आ जाएंगे, उससे कम इंटेंसिटी है तो इसमें आ जाएंगे, और सबसे कम इंटेंसिटी है तो इसमें आ जाएंगे। तो डिफ्लेक्टर का काम होता है उनको अलग अलग करना, सोर्ट करना। एंड सर जी नोट में साइक्लिन ई नहीं होगा, मेरी जी नोट, अच्छा वो पिछले वाले में डी ई नहीं, ई होगा भाई G1 से S ट्रांजिशन के अंदर, डी होगा जी नोट में, डी ई ए बी था ना, ठीक है। डी होगा भाई, साइक्लिन डी। मैंने आपके नोट्स में ना इसकी सुंदर बुक की भी फोटो लगा रखी है, आप वो देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है। सो चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। जय हिंद, और मिलते हैं अपनी कल क्लास में। कल मेरी क्लास रहेगी भाई 4 से 5, क्योंकि सुबह मेरी एक और क्लास है, ठीक है। चलो बच्चों, फ्लोरोसेंस से डीएनए कंटेंट कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। फ्लोरोसेंस से डीएनए कंटेंट, जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होगा वो उसके वो डीएनए में जाके बाइंड करेगा। जैसे ही डीएनए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फ्लोरोसेंस भी वो ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, इस तरीके से। मतलब कि जो ये डीएनए कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि एक सेल है उसके अंदर एक बार फ्लोरोसेंट डाल दिया तो उसके बाद फिर तो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल तो उतना ही रहेगा। नहीं, ये जो मीडियम होगा ना, उस मीडियम में फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल डाला जाता है। तो जितना डीएनए ज्यादा रेप्लिकेट करता जाएगा तो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल भी उसमें ज्यादा बाइंड करता जाएगा, और उतनी ही सेल्स में डीएनए की उतनी ही सेल्स के अंदर फ्लोरोसेंस की जो इंटेंसिटी वो बढ़ती जाएगी। एम आई क्लियर जोनी? ओके ओके, चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।